ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था ना। इसके यूजेस करना है अपन को भी आज। कल सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और इसमें डू और डज, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं इसमें। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब हो गए डू और डज। और एस और यस लगता है अगर सिंगुलर होता है, तो नाउन अगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम एस और यस लगाते हैं वर्ब के साथ में। बस ये दो तीन रूल थे इसके। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहला पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब उसके हम यूजेस पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजेस। यूजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यूज क्या है, पहला यूज क्या है, विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। सबसे ज्यादा यूज सिंपल प्रेजेंट के हैं, बाकी तो सबके थोड़े थोड़े से यूज है, एक एक दो दो, एक एक दो दो, इसी के हैं सबसे ज्यादा। तो विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, आदतन या नियमित कार्य। कोई हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल मतलब हैबिट, मतलब कोई आदत हो, या कोई रेगुलर रेगुलर एक्शन मतलब नियमित कार्य। रेगुलर जैसे मैं रेगुलरली 5 बजे उठती हूँ, या फिर ठीक है कोई भी हैबिट या रेगुलर एक्शन, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे देखो, श्याम प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से श्याम स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैनी। ये इसके एक तरह से नियमित कार्य कह लो, उसकी हैबिट कह लो। ठीक है, कि शाम प्रतिदिन अपनी दादी के पास सोता है, तो शाम स्लीप्स डेली विद हिज ग्रैनी। ग्रैंड मदर को हम ग्रैनी भी कहते हैं, दादी को हम ग्रैनी भी बोलते हैं, ग्रैंड मदर भी कह देते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है यहाँ पे। प्रकृति बसंत में आकर्षक रूप ग्रहण कर लेती है, तो नेचर वियर्स अ गुड लुक इन स्प्रिंग। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये सारे हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन है, तो इनमें हमने सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया है। तो फर्स्ट हमें ये चीज रखनी है, ये याद में रखनी है आपको, कि विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन के साथ में किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दूसरी चीज याद रखनी है, विद यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। यूनिवर्सल जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस तरीके के ये यूनिवर्सल की। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरीके के सेकंड ये हो गया। तो फर्स्ट ये याद ध्यान में रखना है कि हैबिचुअल या फिर रेगुलर एक्शन होगा तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये बस थोड़े से ज्यादा रूल है, बाकी तो सबके कम कम ही है, बस इसको ज्यादा ध्यान में रखना है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो इसके साथ में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। तीसरा क्या यूज है इसका, दो यूज पढ़ लिया अपन ने। सबसे पहला हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन, दूसरा हमने पढ़ा है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दोनों तो अच्छे से ध्यान में रखने इन दोनों को। आगे चलते हैं। तीसरा है अपना, विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स। फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स मतलब भावी नियोजित कार्यक्रम। विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स मतलब वो प्रोग्राम्स फ्यूचर में होंगे, लेकिन हमने अभी से प्लान कर रखा है। अभी से प्लानिंग हो रखी है कि हाँ हम फ्यूचर में वहां जाएंगे, हम फ्यूचर में यहाँ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे प्रधानमंत्री कल जयपुर आए, प्लान कर रखा है कि कल जयपुर विजिट करेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी होंगे फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स, जो कि फ्यूचर में होने वाले प्रोग्राम्स है, उनको प्लान कर रखा है कि कल प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, या कल प्रधानमंत्री नेशन को एड्रेस करेंगे, मतलब भाषण देंगे लोगों को। तो ये सब भी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाएंगे। प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। ठीक है, विजिट्स, ये देखो सिंपल प्रेजेंट का यूज करें।
ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जैसे प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे देश को, तो इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, वो बोलते थे। तो थर्ड यूज ये हो गया। फोर्थ यूज पे आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम से। फोर्थ यूज पे, विद इनहेरिट क्वालिटी, जन्मजात गुण। इनहेरिट क्वालिटीज मतलब जन्मजात गुण, मतलब जो जन्म से जो गुण होते हैं हमारे अंदर। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो जन्म, मतलब माँ अपने बच्चे से प्रेम करती ही है, ये जन्मजात गुण है। मतलब एक तरह से जब भी बच्चा होता है माँ के, तो वो प्रेम करती है अपने बच्चे से। तो अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, तो इस तरह की चीजें जो जन्मजात गुण है, इनहेरिट क्वालिटीज हैं, तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे उनको भी। फिफ्थ है विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल। अब इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी अब सारे पढ़ लेते हैं यूजेस, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे सारे। विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स और थ्योरी। कोई भी साइंटिफिक, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, ठीक है, कोई भी वैज्ञानिक, या फिर स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल हो जाता है जो अपने जो थॉट्स होते हैं, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो अपने इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। मतलब बॉडी को छोड़ दो, जो फिजिकल तो हम हो गई हमारी बॉडी, और स्पिरिचुअल मतलब हो गई हमारी नॉलेज, हमारे थॉट्स, हमारे गुण, ये सब आ जाते हैं स्पिरिचुअल के अंदर, आध्यात्मिक। मतलब बॉडी को छोड़ के बाकी सब स्पिरिचुअल में आता है। तो विद साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक, या फिर कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, या फिर कोई दूसरा कोई भी प्रिंसिपल या कोई थ्योरी, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। वैज्ञानिक या आध्यात्मिक या अन्य सिद्धांतों के साथ। जैसे जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता है, तो वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये एक तरह से एक थ्योरी कह लो या फिर साइंटिफिक कह लो इसको। तो इस तरह की चीजें हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं, गॉड डज नॉट टेक बर्थ। स्क्वायर की चार भुजाएं होती है, तो स्क्वायर हैज फोर साइड्स। हैज यहाँ पे यूज किया, हैज का मतलब होना, चार भुजाएं होती हैं। ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे तो हैज और हैव क्यों लगा दिया, ये सिंपल प्रेजेंट तो है ही नहीं, यहाँ पे तो अपन ने हैज यूज कर लिया। हैज, यहाँ पे हैज का अर्थ है, हैज का मीनिंग है होना। कि जैसे he has टू पेन्स, ठीक है, इस तरीके से हैज मतलब होना। स्क्वायर हैज फोर साइड, जो स्क्वायर है उसकी चार साइड्स हैं, चार भुजाएं हैं, तो उस सेंस में यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। ये परफेक्ट टेंस वाले के सेंस में नहीं यूज किया इसका। हैज मतलब होना, हैज का अर्थ भी होता है, मीनिंग होता है होना। ठीक है, फोर ये यूजेस पढ़ लिया हमने। फर्स्ट यूज था हमारा हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन, ठीक है। सेकंड था यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर थर्ड था हमारा विद फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम्स, कि फ्यूचर में जैसे प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे, प्रधानमंत्री कल आएंगे, इस तरह से कुछ भी हो तो सिंपल प्रेजेंट में लिखना है उसको। फिर था इनहेरिट क्वालिटीज, जन्मजात गुण। फिर कोई साइंटिफिक या स्पिरिचुअल या कोई प्रिंसिपल थ्योरी, इनको भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। अब सिक्स्थ पे आ जाओ। ये सिंपल प्रेजेंट के ही सबसे ज्यादा है, बाकी के सबके कम कम है, इसके ध्यान में रखने सौरभ अच्छे से। विद कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, और ये अच्छे से पढ़ लो, आगे भी काम आएगा। फ्यूचर में आगे आगे तक काम आएगा तुम्हारे, अच्छे से समझ लो अभी से। विद कोटेशंस, प्रोवर्ब्स एटसेट्रा, एटसेट्रा। कोटेशंस मतलब होते हैं कथन, कोई कही हुई चीज, कोई कथन। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें। गांधी कहते हैं अहिंसा सर्वोच्च गुण है। जैसे एक तरह से एक कथन हो गया, गांधी जी ने एक कथन कहा है कि नॉन वायलेंस इज, मतलब ये कोटेशन हो गई है। गांधी सेज, गांधी कहते हैं नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू। जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। वायलेंस का मतलब होता है मारपीट, लड़ाई झगड़े, ये सब वायलेंस के अंदर आ जाते हैं। तोड़फोड़, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ठीक है, खून बहाना, किसी को मर्डर करना, तो ये वायलेंस हो गया, हिंसा बोलते हैं हिंदी में। नॉन वायलेंस को हिंदी में बोलते हैं अहिंसा। तो गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस, की लड़ाई झगड़े मत करो, शांति से रहो, वो ये कहते थे। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वर्च्यू, की नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा है, वो सर्वोच्च गुण है। वर्च्यू मीन्स गुण, सर्वोच्च गुण है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में कहा गया है। कोई कोटेशन है, कोई कथन किसी ने कहा है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही बोलना है अपन को उसको, ठीक है। और कोई प्रोवर्ब, जैसे ऑल, ये प्रोवर्ब हो गया हमारे, ये कहावत है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक तरह की कहावत है। जैसे बोलते हैं ना, जो चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसी चीजें कहावत होती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब कहावतें होती है, ठीक है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थ हुआ कि जो ताकतवर है
उसका बस उस वो कब्जा जमा लेगा। पहले तो ताकतवर लोगों की चलती थी ना, अब इंटेलिजेंट लोगों की चलती है। जो इंटेलिजेंट है उसके पास सब कुछ है। पहले जिसके पास ताकत थी उसके पास सब कुछ था पहले। सभी चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, तो एक तरह की कहावत है, एक तरह का प्रोवर्ब है। तो इन सबको हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस सिंपल प्रेजेंट में लिखनी है। इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, समाचार पत्र की सुर्खियां मतलब हेडलाइंस। जैसे ये हेडलाइन है, पॉल्यूशन इंक्रीजेस इलमेंट, इलमेंट मतलब बीमारियां। तो जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो बीमारियां बढ़ाता है। इंक्रीजेस, ये देखो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होंगी सिंपल प्रेजेंट में लिखनी है। सरकार ने प्राइवेट कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेगुलराइज द प्राइवेट कॉलोनीज, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। गवर्नमेंट डिसाइड्स, ठीक है। और गवर्नमेंट सिंगुलर माना जाएगा। गवर्नमेंट कभी भी आए तो इसके साथ में देखो एस लगा है, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, तो गवर्नमेंट माना जाएगा सिंगुलर। गवर्नमेंट को हम प्लूरल नहीं मानेंगे। इन रनिंग कॉमेंट्रीज, जो रनिंग कॉमेंट्रीज होती है, जैसे कि जब क्रिकेट का मैच चलता रहता है तो वो बोलते रहते हैं ना, आंखों से देखते भी रहते हैं कि अभी सचिन ने छक्का मारा और बाउंड्री तक बॉल गई और इस 2 रन लिए, ये आउट हुआ, ठीक है। जो जो भी चीजें चलती रहती है गेम में, जो देखते रहते हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो देखते भी रहते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो जो रनिंग कमेंट्रीज है, रनिंग कमेंट्रीज मतलब ये छक्का गया, अभी बॉल यहाँ गई वहां गई, देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं उसी टाइम। तो इस तरह की चीजें भी हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। आंखों देखा हाल सुनाने में, आंखों देखा हाल सुनाना, ठीक है। तो अपन जब मैच देखते हैं तो उसमें कमेंटेटर्स होते हैं, 2 जने होते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो एक शायद दूसरी जैसे एक इंडिया खेल रही है और इंडिया के साथ में साउथ अफ्रीका खेल रही है, तो 2 जने कमेंटेटर्स होते हैं, वो कमेंट्रीज करते हैं। तो इन रनिंग कमेंट्रीज, आंखों देखा हाल सुनाने में, जैसे गेंदबाज ने गेंद फेंकी किंतु बल्लेबाज ने एक चौका मारा, इस तरह से बोलते रहते हैं ना। द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स अ 4, ये देखो सब कुछ सिंपल प्रेजेंट में। बॉलर बॉल्स, बैट्समैन हिट्स, तो ये हो गया। टू नरेट पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली, हिस्टोरिक प्रेजेंट, भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए। टू नरेट, नरेट करना मतलब कहानी सुनाना होता है। नरेट करना मीन्स कहानी सुनाना, कोई बात बताना। टू नरेट पास्ट इवेंट्स, पास्ट, कोई पास्ट की कोई घटना आप नरेट कर रहे हो, बता रहे हो। हिस्टोरिक प्रेजेंट, भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी वर्णन करने के लिए। जैसे इन दैट फिल्म द विलन हिट्स द हीरो, जैसे आपने कोई फिल्म देखी और उसके बारे में आप बता रहे हो, अपने दोस्त को सुना रहे हो कि उस फिल्म में क्या हुआ, उस हीरो ने उसको हिट किया, बट हीरो ने फिर मतलब हीरो को विलन, जैसे अपन द विलन हिट्स द हीरो, हीरो को विलन ने हिट किया, मारा, बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ, लेकिन हीरो ने खुद को डिफेंड कर लिया। तो मतलब अगर आप कोई पुरानी कहानी सुना रहे हो, आप पिक्चर देख के आए 1 महीने पहले या 2-3 दिन पहले, आप मूवी देख के आए, फिर अपने दोस्तों को सुना रहे हो, ठीक है। इस तरह की चीजें भी हम पास्ट में मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज करके बोल सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इन 1947, इसको भी भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट में बोला है। विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अवबोधनात्मक क्रियाओं के साथ, जैसे कि नोटिस, सी, वॉच, फील, हियर, स्मेल, टेस्ट, जिनको टच नहीं कर सकते एक तरह से, वो कह लो, ठीक है। तो परसेप्शन का भी लिख लो। परसेप्शन होता है कि आपका परसेप्शन क्या है इसके ऊपर, मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ से भी लिख लो परसेप्शन का मीनिंग। देखो दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण विशेष। परसेप्शन होता है कि द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, इंद्रियों द्वारा ग्रहण या बोध, अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, एंड ओपिनियन मतलब राय मत, मतलब आपका क्या क्या परसेप्शन है, एक दृष्टिकोण विशेष। वॉट इज योर परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन। देखो द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझना, ठीक है, या नोटिस करना, या फिर अपनी ओपिनियन, ये ध्यान रखो तुमको सेकंड वाला। अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट
लुकिंग एट और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, एन ओपिनियन, मतलब कोई चीज को समझना या किसी चीज की तरफ किस तरह से आप देखते हो, आपका क्या मतलब राय है, आपका क्या दृष्टिकोण है इस सिचुएशन पे, कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो क्या सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, मतलब आपका क्या परसेप्शन है, आपकी क्या ओपिनियन है या दृष्टिकोण, ध्यान रखिए। तो ये जो परसेप्शंस होते हैं इनके साथ भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखो, बोला ना, विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, नोटिस, सी, वॉच, फील। चलो ये इतना ध्यान रखना है, आगे चलते हैं। बस ये और लास्ट है, फिर ये एक्सरसाइज करेंगे अपन, ठीक है। दो तीन यूजेस और है, वैसे मेन मेन यूजेस तो खत्म हो गए, जो मेन है बस वही ध्यान में रखने हैं। जैसे परसेप्शन का एग्जांपल दे रखा है, डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, प्रिक्स मतलब चुभन, ठीक है। तो डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होश में आना जो होता है, क्या आपको अंतरात्मा की चुभन महसूस हो रही है। आई नोटिस लव इन योर आईज, विद वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, नोइंग, विद वर्ब्स ऑफ इमोशन जो होते हैं, लव, हेट, एंगर, कि आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट, शी लव्स मी, वो पीछे वाले हो गए वैसे कंप्लीट, बस ये ज्यादा मिलेंगे नहीं तुमको। विद सम मिसलेनियस वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ में, विद कंडीशनल इम्पेरेटिव, हाँ ये समझा देती हूँ। विद कंडीशनल इम्पेरेटिव, इसके अंदर क्या है, शर्त, सशर्त आदेशात्मक, कंडीशन मतलब हो जाती है कोई भी शर्त, कि इस कंडीशन पे मैं, जैसे तुम्हें किसी ने कहा कि ये ला के दे दे, तुम कोई कंडीशन रख दोगे तभी ला के दूंगा, जब 10 रुपए दे तब मैं तुझे ला के दूंगा। तो कंडीशन मतलब कोई शर्त रख दिया आपने। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, वो सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, कि शट द डोर, शट द विंडोज, ठीक है। तो कोई कमांड देना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई कमांड देना या फिर कोई ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना, ये सब इम्पेरेटिव में आ जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कमांड या फिर रिक्वेस्ट। तो जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, तो इसके अंदर देखो कंडीशनल इम्पेरेटिव, वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स टू द क्लास। तो ये वर्क हार्ड क्या हो गया हमारा, इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो मतलब। इफ यू वांट सक्सेस, ये कंडीशन होगी कि यदि तुम सक्सेस पाना चाहते हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंडीशन दे दी ना, कि सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये कंडीशन होगी। तो इम्पेरेटिव यहाँ पे हो गया एक तरह से हमारा वर्क हार्ड, ये एक तरह से इम्पेरेटिव में आ जाता है। और कंडीशन हमारी हो गई, इफ यू वांट सक्सेस, सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क करो। जैसे स्टैंड अप इम्पेरेटिव हो गया, एक तरह से ऑर्डर है, स्टैंड अप व्हेन द टीचर कम्स टू द क्लास। तो इम्पेरेटिव के साथ में ये देखो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया। डोंट मेक, नेगेटिव इम्पेरेटिव होता है, जैसे शोर मत करो, डोंट मेक नॉइस। इम्पेरेटिव में हम वैसे भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं उनके अंदर। डोंट मेक नॉइस इस तरह से है ना, सिंपल प्रेजेंट में ही बोले जाते हैं ये। अब ये एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ये वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा ये सौरभ तुम रीड करो और बताते जाओ क्या क्या आएगा, रीड करो पहले। एक्सरसाइज रीड करो यहाँ सौरभ। पे करना क्या है मैम इस ब्लैंक पे? इसके अंदर है ना, अपन को ये वर्ब है ना, वर्ब चेंज, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, चेंज आएगा, चेंजेस आएगा, या चेंज्ड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। ऐसे तो आता है अपने एग्जाम के अंदर भी, एग्जाम में ये आता है अपने, ठीक है ना। और फिर लिख देते हैं कि करेक्ट फॉर्म यहाँ पे डालो, क्या करेक्ट फॉर्म आएगी। तो हमें यूजेस पता है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलो मैं समझाता हूँ। ही ऑलवेज डैश हिज विल, विल का मतलब हो गया वसीयतनामा, विल मतलब अपनी जो जायदाद होती है, जो वसीयत होती है, जो दादाजी अपने बेटे को देके जाते हैं, फिर बेटे अपने बेटे को देके जाते हैं, उसको विल, विल मतलब इच्छा भी होती है, विल मतलब इच्छा शक्ति, मतलब कुछ करने की विल है, ठीक है, विल पावर जिसको हम बोलते हैं। और एक विल होती है वसीयतनामा, वसीयतनामा मतलब जो दादा अपने बच्चे को, अपने बेटे को देके जाता है।
ठीक है, तो ही ऑलवेज चेंजेस हिज विल, यहाँ पे क्या आएगा, ही ऑलवेज क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज का चेंज ही। चेंजेस आएगा यहाँ पे, ही ऑलवेज चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे इसके साथ में। ये सिंपल प्रेजेंट से फिल करने सारे, सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही तो यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा देते हैं, तो यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा चेंजेस। सेकंड बताओ, द मिनिस्टर डैश, अब मिनिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है, मिनिस्टर अराइव। अराइव्स, बहुत अच्छे, एस लग जाएगा क्योंकि मिनिस्टर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो द मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर। अब ये कौन सा हो गया, अपन ने जो यूजेस पढ़े उनमें से कौन सा यूज हो गया ये, जैसे इसको तो हैबिचुअल कह लो या रेगुलर एक्शन कह लो, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कौन सा होगा, मिनिस्टर फ्यूचर प्लान्ड प्रोग्राम हो गया ना, यस मैम। फ्यूचर प्लान की, मिनिस्टर फ्यूचर में, मतलब मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर, अजमेर आएंगे 3 बजे आएंगे संडे को, ठीक है, तो ये फ्यूचर प्लान है कि जो मंत्री जी हैं वो संडे को अजमेर आएंगे, 3 बजे पहुंचेंगे वहां पे, तो ये फ्यूचर प्लान प्लान करता है कि संडे को आएंगे मंत्री जी, संडे को अजमेर जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे। तो मिनिस्टर अराइव्स आएगा क्योंकि मिनिस्टर सिंगुलर है, ठीक है। कुकूज ये एक तरह की बर्ड है, कुकूज डैश नेस्ट, मैम डू नॉट। डू नॉट आए क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट में डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट तो सिंगुलर के साथ और डू नॉट प्लूरल, तो कुकूज यहाँ पे प्लूरल है तो हम डू नॉट का, बहुत अच्छे, कुकूज डू नॉट मेक नेस्ट, जो कुकूज जो बर्ड है वो घोंसला नहीं बनाती है। आगे, तो हाँ, तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह से क्या होगा बताओ, कौन से यूज में आएगा ये, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल। यस हैबिचुअल, मैम। या फिर इनहेरिट क्वालिटी भी कह लो, कि इसकी जन्मजात क्वालिटी है कि ये लोग घर बनाते ही नहीं है, इनहेरिट क्वालिटीज बोल सकते हैं। फोर्थ बताओ, द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव्स। मूव्स, अर्थ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, अर्थ यहाँ पे सिंगुलर लेंगे तो यहाँ पे मूव्स आएगा, तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ सन के यूनिवर्सल ट्रुथ। चारों तरफ से, यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत अच्छे। ये बताओ, बैड स्टूडेंट्स नेवर नेवर डैश, नेवर वर्क हार्ड। नेवर वर्क हार्ड, यहाँ पे हमने सिर्फ वर्क लगाया है क्योंकि ये प्लूरल है, बैड स्टूडेंट्स, हाँ, तो हमने सिर्फ वर्क लगाया है, तो बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, तो ये कह लो एक तरह से हैबिट कह लो, हैबिचुअल। हाँ हैबिचुअल कह लो, चाहे इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कह लो इसको, या फिर इसको वो रेगुलर एक्शन ये भी कह सकते हो, तीनों में से कोई सा भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ वाला, स्टैंड अप व्हेन द प्रिंसिपल डैश टू द लेक्चर थिएटर, प्रिंसिपल यहाँ पे सिंगुलर है, क्या आएगा बताओ, कम्स। कम्स, तो स्टैंड अप ये कौन सा हुआ, ये वाला है, कंडीशनल इम्पेरेटिव, ये कंडीशन है कि जब प्रिंसिपल आएंगे तो खड़े हो जाया करो, ये कंडीशन है कि प्रिंसिपल आएंगे ना तो खड़े होना ही है, तो स्टैंड अप व्हेन द प्रिंसिपल कम्स टू द लेक्चर थिएटर, जब लेक्चर, जहाँ पे लेक्चर थिएटर क्या होता है, जहाँ पे मतलब जो टीचर पढ़ाता है बच्चों को, ठीक है, जो लेक्चर देता है बच्चों को, लेक्चर देना मतलब वही पढ़ाना, जैसे कॉलेजेस में लेक्चर दिए जाते हैं, स्कूल्स में अपन कहते हैं लेसन्स, लेसन हमारा अभी इसका इंग्लिश का लेसन है, अभी मैथ्स का लेसन है, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम बोलते हैं, अपन बोलते हैं लेक्चर्स, ठीक है, अभी मेरा मैथ्स का लेक्चर है, अभी मेरा इंग्लिश का लेक्चर है, तो जब प्रिंसिपल लेक्चर थिएटर में आते हैं, लेक्चर थिएटर मतलब वो क्लासरूम को ही बोलते हैं, क्लासरूम में आते हैं जब प्रिंसिपल, तो स्टैंड अप, तो ये वाला है कंडीशनल इम्पैक्ट, कि जब प्रिंसिपल आना है, आएंगे तो हमें खड़ा होना है, ठीक है। ये बताओ, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल्स। ऑयल्स, ठीक है, वाटर यहाँ पे है यूनिवर्सल सिंगुलर, ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं कह सकते सौरभ, इसको हम कहेंगे साइंटिफिक फैक्ट बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, मतलब उबलना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे,
0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लग जाता है कि वाटर वाटर वेपर्स बनने लग जाते हैं, मतलब उस वो आप जिस हिंदी में बोलते हैं, पानी भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बन जाता है, बर्फ जम जाता है मतलब। तो वाटर यहाँ सिंगुलर माना जाएगा, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बॉइल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। अगला बताओ, द एनुअल एग्जामिनेशन डैश नेक्स्ट आएगा इसका, Starts. स्टार्ट्स। तो यहाँ पे भी एग्जामिनेशन सिंगल सिंगल है, ये स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, यहाँ पे भी एस लगेगा। Planning क्या, in future. हाँ, फ्यूचर प्लान, राइट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर प्लान, प्लान्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माई मदर यूजुअली डैश अप बिफोर मी, मेरी मदर यूजुअली Wake, wake. वेक्स, वेक्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि मदर क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, एस लग जाएगा, WAKES लगेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं अपन को, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। अगर यूजेस पता है ना तो अपन लिख कर सकते हैं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा या कौन सा आएगा। ये तो अभी सौरभ सिंपल प्रेजेंट ही है सारे एग्जाम्पल, जब मिक्स आते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है। अभी तो अपन को पता है सारे सिंपल प्रेजेंट है, तो अपन बता देंगे वेक्स आएगा, ये आएगा। माय मदर यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे वेक्स आएगा, एस लग जाएगा बस। माय मदर यूजुअली वेक्स अप बिफोर मी, मेरी मदर मुझसे पहले उठ जाती है यूजुअली। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये उनकी मदर की हैबिट हो गई, हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, हम इसको हैबिचुअल भी कह सकते हैं, हम इसको रेगुलर भी कह सकते हैं। ही डैश टू स्कूल ऑन संडेज, We do not. हाँ, वी डू नॉट गो We टू do स्कूल, not. वी डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये हैबिचुअल भी कह लो या रेगुलर कह लो, दोनों आ जाएगा, मतलब हैबिचुअल या रेगुलर। ठीक है, क्योंकि हम मतलब रेगुलर है, हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं, छुट्टी होती है। तो वी के साथ डू नॉट आएगा, क्योंकि वी प्लूरल है। सिंगुलर होता तो डज नॉट आता। आई के साथ भी डू नॉट ही आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। द डॉक्टर डैश द पेशेंट एवरी डे, क्या आएगा, Visits. विजिट्स। तो ये रेगुलर एक्शन हो गया एक तरह से, रेगुलरली मतलब विजिट कर रहा है ना डॉक्टर, रेगुलर एक्शन हो गया। तो द डॉक्टर विजिट्स, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे इसके आगे, सिर्फ एस लग जाएगा। द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे, डॉक्टर हर दिन मरीज को मतलब विजिट करने जाता है, देखने जाता है या देखता है। रोहित, हाँ मतलब देख, रोहित ऑलवेज डैश इन द इवनिंग, Plays. रोहित ऑलवेज प्लेस, तो ये उसकी हैबिट है, वो इवनिंग में ही खेलता है, या रेगुलर एक्शन भी कह सकते हैं, हैबिट या रेगुलर एक्शन, कि वो इवनिंग में ही खेलता है। रोहित ऑलवेज प्लेज, क्योंकि रोहित यहाँ पे सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे इसके यहाँ पे भी। रोहित ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। अ टीचर इज अ पर्सन हु डैश स्टूडेंट, क्या आएगा, Who teach. हु टीचर्स, Teach. एस लग ई एस लगेगा इसमें, सिर्फ एस नहीं लगेगा। हु टीचर्स स्टूडेंट, तो अ टीचर इज अ पर्सन हु, TEACH लग जाएगा Habitual. इसके। हाँ, हैबिचुअल कह लो इसको, या फिर हाँ हैबिचुअल कह लो, या रेगुलर एक्शन कह लो, या यूनिवर्सल ट्रूथ भी, तीनों तीनों मतलब इस पे लागू है। तो अ टीचर इज अ पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट, तो टीचर सिंगुलर है इसलिए हम एस और ES लगाएंगे, तो यहाँ पे ES लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एस नहीं लगेगा, ES आएगा। आर प्रिंसिपल डैश डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना।
क्या आएगा बताओ? phrases, फ्रेजेस। इसमें यहाँ पे एस लग जाएगा, इसके आगे सिर्फ एस लगेगा। तो और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए प्रेजेस आएगा। और प्रिंसिपल प्रेजेस डिसिप्लिन स्टूडेंट, जो डिसिप्लिन स्टूडेंट है उनको प्रेज करती है, मतलब हैबिचुअल एक्शन कह लो, रेगुलर एक्शन कह लो, कुछ भी कह लो उसको, कि हमारे प्रिंसिपल की हैबिट है कि वो डिसिप्लिन स्टूडेंट को क्या करती है, प्रेज करती है, प्रशंसा करती है उनकी। एन एडवोकेट इज अ पर्सन phrase हु, means, हमें phrase means, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। रुको यहाँ से लिख लो, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। देखो प्रशंसा करना, व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना, उसे सराहना। टू से दैट somebody समथिंग इज गुड एंड शुड बी एडमायर, ये कहना कि ये अच्छा है और उसको एडमायर करना मतलब उसकी प्रशंसा करना। एडमायर करना मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है, किसी की प्रशंसा करना। वॉट यू से व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन फॉर समबडी समथिंग, सराहना के शब्द। प्रेज मतलब प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। इसको तो ऐसे भी ध्यान रख लो, पी से प्रेज और पी से प्रशंसा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। An advocate is a person who dash case in a court. एडवोकेट एक ऐसा पर्सन है जो कोर्ट के अंदर केस को बहस करता है। आर्ग्यू मतलब बहस करना। जो एडवोकेट होता है, जो वकील होता है, वही तो बहस करता है ना कोर्ट के अंदर। जज बैठा रहता है और जो एडवोकेट्स होते हैं, जो मतलब वकील होते हैं, वो आपस में बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू करना मतलब किसी से बहस करना, कि नहीं इसने नहीं मारा, नहीं, फिर वो दूसरा कहता है नहीं इसी ने मारा है, वो कहता है नहीं इसने नहीं मारा क्योंकि ऐसे ऐसे, वो बहस करते रहते हैं ना आपस में। फिर जो प्रूफ दिखाता है जज को, वो जीत जाता है केस। तो क्या आएगा इसमें? argues, आर्ग्यूज आएगा, इसमें एस लग जाएगा। ठीक है, इसको भी चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट कर लो, रेगुलर एक्शन ले लो, हैबिचुअल एक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा वैसे, यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक और, ये 5-6 क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर हमारा सेकंड आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बस इसके 6 क्वेश्चन से। ठीक है, ये और कर लेते हैं। Supply correct forms of verbs given in brackets using simple present tense। अगर हमें ऐसे एग्जाम में दे देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम फट आराम से इजीली इजीली भर देते हैं सारे, क्योंकि हमें पता है सिंपल प्रेजेंट में हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, एस और ईएस लगाना है, और डू, डज नॉट और डू नॉट यूज करना है, तो हम इजीली कर देंगे। लेकिन अभी मतलब छोटी क्लासेस में तो ऐसे लिखा आ जाता है, लेकिन जब हायर क्लास में जाते हैं अपन, 9th 10th 11th 12th, तो वहां पे लिख के नहीं देते ऐसे। वहां पे सिंपल पूरे मिक्सअप, हाँ मिक्सअप दे देते हैं सारे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, क्या आएगा वो अपन को दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो इजी हो जाता है, लिख देते हैं तो बहुत इजी है। इन राजस्थान, राजस्थान में यूजुअली डैश रेन इन जुलाई। हैव का मतलब यहाँ पे होना है। हैव मतलब वो हैज हैव वाला नहीं है, ये हैव मतलब होना। तो राजस्थान में जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो जुलाई में होती है। बताओ क्या आएगा इसमें? आएगा इसमें भी मतलब, has, इसमें हैव ही आएगा। इन राजस्थान वी वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई। वी है ना, वी प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव ही आएगा, क्योंकि जुलाई में ही ज्यादातर रेन होती है। हैव का हैव आएगा। ये बताओ, फार्मर्स डैश प्लाविंग विद प्री मॉनसून रेन। जो फार्मर्स हैं वो प्लाविंग मतलब हल चलाना कब चालू कर देते हैं? प्री मॉनसून जो रेन आती है ना, जो शुरू की जो रेन आती है, तभी वो हल चलाना स्टार्ट कर देते हैं, प्लाविंग स्टार्ट कर देते हैं। have आएगा started, फार्मर्स स्टार्ट आएगा, स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट, और लिखा है यहाँ पे साफ साफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब डू डज का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना है। अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, नाउन अगर
थर्ड फॉर्म सिंगुलर, ध्यान रखो बस। नाउन अगर सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है पूरा, बट सिंगुलर है तो इतना ध्यान रखना है। स्टार्ट का क्या होगा यहाँ पे, स्टार्ट ही होगा। फार्मर्स स्टार्ट प्लाविंग विद प्री मॉनसून रेन, क्योंकि फार्मर्स यहाँ पे प्लूरल है तो ये स्टार्ट ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये रेगुलर एक्शन में आता है। ये सेकंड वाला किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा रेगुलर एक्शन में। जो फार्मर है वो खेती प्री मॉनसून रेन में ही करते हैं, तो ये रेगुलर एक्शन है। अगला बताओ, दे डैश फॉर द रेन। क्या आएगा इसमें, दे डैश फॉर द रेन। Wait. दे वेट ही आएगा इसमें, क्योंकि दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वेट ही आएगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो दे वेट फॉर द रेन, तो ये हमारा हो गया एक तरह से वही हो जाएगा, ये भी रेगुलर एक्शन हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, व्हेन इट डैश इन टाइम दे गेट नर्वस। इट के साथ क्या आता है, बताओ क्या आएगा इसमें। व्हेन इट Not come. डज नॉट, इट के Does साथ में not. नॉट लगाएंगे। इट मतलब सिंगुलर है, इट मतलब यह है, सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं इट, तो इट के साथ डज नॉट लगेगा। ठीक है, प्लूरल होता तो डू नॉट में चेंज हो जाता है। नॉट अपन कभी भी सिंपल प्रेजेंट में नॉट थोड़ी लिखते हैं, डू नॉट लिखते हैं या डज नॉट लिखते हैं। तो व्हेन इट डज नॉट कम इन टाइम दे गेट नर्वस, जब वो टाइम पे नहीं आती रेन तो ये नर्वस हो जाते हैं बेचारे, बहुत उदास हो जाते हैं कि अरे यार बारिश ही नहीं आई, अब तो कैसे फसल लगाएंगे। तो इसका देखो डज नॉट कम, जनरल स्टेटमेंट है ये आंसर दे रखे सॉल्यूशन, जनरल स्टेटमेंट। अगला बताओ, पीपल डैश ड्रिंकिंग वाटर। पीपल प्लूरल होता है, प्लूरल में आता है पीपल, क्योंकि पीपल का मतलब होता है लोग, तो लोग क्या हो गए, Does not. प्लूरल हो गए। प्लूरल प्लूरल होता है। Do not get. प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। पीपल डू नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पीने का पानी नहीं। फेमाइन्स एंड ड्रॉट, फेमाइन का मतलब होता है भूख, उसकी मतलब खाने की कमी हो जाना, ठीक है ना। एंड ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना, पानी की कमी हो जाना। फेमाइन मतलब खाने की कमी, ड्रॉट मतलब सूखा मतलब पानी की कमी। तो खाने की और पानी की जो कमी है, फैमिन्स एंड ड्रॉट्स डैश कॉमन इन राजस्थान। तो इसके अंदर क्या आएगा, आर, यहाँ पे तो आर ही आएगा, ये दोनों कॉमन है राजस्थान में, यहाँ पे आएगा आर। यह भी एक स्टेट बता रहा है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया सौरभ। सिंपल प्रेजेंट में ये ध्यान रखना है, देखो ऐसे लिखा आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लिखा आ जाएगा तो बहुत इजीली तुम फिल कर सकते हो, नहीं लिखा आता है फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया अच्छे से समझ में, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं अपन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा होता है, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के चार पार्ट, पास्ट के चार पार्ट, फ्यूचर के भी चार पार्ट, सबके चार चार पार्ट होते हैं, सबका नेम सेम ही होता है। पहला था सिंपल प्रेजेंट, अब दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्रेसिव आ गया मतलब कि कॉन्टिन्यूअस ही है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअसली जो काम चल रहा है, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मतलब अभी तक वो काम जारी है, कंटिन्यू है वो काम, ठीक है। तो वो वाले सेंटेंसेस हम इस टेंस का यूज करके हम वो सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जो अभी भी जारी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस तरह से जो प्रोग्रेस में है, जो कंटिन्यूएशन में है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब जो कंटिन्यू है, मैं खेल रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है काम। इसके अंदर
तीन चीजें ध्यान रखनी है, सिंपल सी मैं बता दूं, ये इतना सब कुछ लिखा हुआ है ये पढ़ लेंगे, बट सिंपल जो तुम्हें ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है इसमें, बोल के ही बता देती हूँ मैं। इसमें एक तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर। कौन कौन से यूज करते हैं हम, इज का यूज करते हैं, तीन बातें ध्यान में रखनी है बस। नंबर फर्स्ट हम इसमें किसका यूज करते हैं, इज, ठीक है, कॉमा, एम, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। इज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगल होगा उसके साथ इज। आई के साथ हमेशा एम आएगा, और आर हमेशा हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। इनका हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर का यूज, ये सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ, ये आई के साथ, ये प्लूरल के साथ। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है इसके अंदर, कि इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, और उसके साथ में आई एन जी भी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, ईट मतलब खाना, आई एम ईटिंग, इनका यूज करके बनाना है सेंटेंस। जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेंगे वो इनका यूज करके बनेंगे। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, उसके साथ आई एन जी। जैसे आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, दे आर ईटिंग। ठीक है, इस तरीके से बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, मेन मेन ये दो बातें ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, तो देखो अब ये सब दे रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं बहुत सारे, वही सारी बातें जो मैंने बोली ना वही बार बार आ जाएगी। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। जैसे अमरावती, अमृता देवी सेक्रीफाइस इज इंस्पायरिंग पीपल, के रूल्स पढ़ लो डायरेक्ट यहाँ से। वर्ब की वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा इसमें। इज का यूज करेंगे हम, ठीक है, सिंगुलर के साथ। आर का यूज करेंगे प्लूरल के साथ। आई एम का यूज करेंगे आई के साथ। जो मैंने बताया वही चीजें सारी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा बस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। एम आई प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, बस ये पहले आ जाएगा। अगर इंटरोगेटिव बनाने, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, तो पहले रख दो बस, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से, इज, एम, आर। इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो। आगे चलते हैं, मेन है, अपन को मेन पढ़ना है यूजेस। ये सब चीजें तो हमें पता ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये फिर एक्सरसाइज आ गई, यूज पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज। जो ध्यान में रखने वाली बात है वो मैंने बता दी, वही है मेन। इज, एम, आर का यूज होता है, दो चीजें ध्यान रखनी है। इज, एम, आर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, इसके अंदर पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, बीच में नॉट लगा दो बस। ठीक है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, यूज पढ़ने ये इंपॉर्टेंट है। इसके 5 ही यूजेस है बस, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो यूज अच्छे से समझ लेना। एक्शंस कॉन्टिन्यूज कॉन्टिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। बोलते टाइम वो एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू है। उन कार्यों के साथ जो बोलते वक्त जारी हैं, कि मैं खेल रहा हूँ, बोलते वक्त भी जारी है ना, बोलते वक्त भी वो खेल रहा है, मम्मी मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, बोलते वक्त भी वो खेल ही रहा है। तो ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू मतलब जारी है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते टाइम भी वो जारी है। वह इस समय समाचार सुन रही है। शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, इस तरीके के। ठीक है, फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया। सेकंड, एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है। बोलते वक्त तो जारी नहीं है बट वर्तमान में जारी है। जैसे मैं बुक लिख रहा हूँ, बोलते टाइम वो लिख थोड़ी रहा है बुक, वो कि आजकल क्या कर रहे हो आप, मैं आजकल बुक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उसको अपने फ्रेंड को कह रहा है मैं आजकल बुक लिख रहा हूँ, तो उस टाइम थोड़ी लिख रहा है वो।
वो उसको जनरली बता रहे कि आजकल मैं बुक किताबें लिखने लग गया हूँ। आजकल तुम क्या करते हो? मैं आजकल किताबें लिख रहा हूँ। एक्शंस जैसे कोई आदमी है, वो जाएगा ना कहीं पे तो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि देखो एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, जैसे कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है, बोलते टाइम तो जारी नहीं है लेकिन वो जारी है। जैसे मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज, इस तरीके के सेंटेंस। ठीक है, जो बोलते टाइम जारी नहीं है बट वैसे जारी, कंटिन्यू प्रेजेंट, कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है। तो ये दो तो हमें पता ही है, चलो इनको तो इतना नहीं है। ये तीसरा, मतलब मेन यही है दोनों, बस मेन तो यही है इसके अंदर। डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर, नजदीक भविष्य का नियोजित कार्य, वे अगले सोमवार को आएंगे, दे आर कमिंग ऑन नेक्स्ट मंडे। तो ये अपन ने सिंपल उसमें भी पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ पे भी है ये। तो डेफिनेट प्लान्ड एक्शन जो होंगे नियर फ्यूचर में, उनके साथ भी हम इसका भी यूज कर सकते हैं। When the following verbs indicate changes of present state situation. So definite planned action near future when the following verbs indicate changes of present state situation, become, turn, get, go. जैसे water is slowly turning into ice. मेन तो अभी सौरभ ये ध्यान रखना है बस, जो बोलते टाइम कंटिन्यू, with always, chiefly in affirmative for a frequent repeated action which annoys the speaker. कोई repeated action है, जैसे he is always complaining, I am always making that mistake। ठीक है, तो always के साथ में भी इसका यूज करना है, present continuous का यूज करना है। chiefly in the affirmative for a frequent repeated action which annoys the speaker। annoy का मतलब होता है किसी को चिढ़ा देना, जो स्पीकर को चिढ़ा दे, इस तरह की चीजें बोलना। तो हम एक्सरसाइज करेंगे। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट, ये आता है एग्जाम के अंदर, इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन आएगा ना उसमें ये पूछा जाएगा। री राइट यूजेस ध्यान रखना है बस इसके अंदर, यूजेस, और जो मेन चीज है कि इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है। तो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके। इन फॉर्म्स को हमें, ये जो ट्राई दे रखा है इसका कि यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। तो रीड करो फर्स्ट और बताओ सौरभ। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लिसन, लिसन, सुनो। ये उसका एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ना, जो सडन अपन कुछ अपनी इच्छा जा वो करते हैं, सुनो। तो लिसन, एक्सक्लेमेशन मार्क, समवन डैश टू ओपन द गेट। क्या आएगा इसमें बताओ? समवन यहाँ पे सिंगुलर है, समवन मतलब कोई, कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे Have बताओ? इज एम आर has का, tried. इज एम आर का Is यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिर्फ इज एम आर का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट trying. फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। Is trying. इज ट्राइंग आएगा, बहुत अच्छे। लिसन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर। ट्राइंग की स्पेलिंग क्या आएगी यहाँ पे? टी आर वाई आई एन जी लग जाएगा बस इसके आगे। ठीक है, तो लिसन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द गेट। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? ये बोलते वक्त ये काम हो रहा है ना, एक तरह से बोल रही है उसी टाइम, सुनो, कोई गेट, कोई गेट मतलब खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बोलते टाइम वो काम हो रहा है, तो इसमें पहला यूज ये वाला, एट द टाइम ऑफ एक्शन, कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय वो बोल रही है और उसी समय गेट को कोई खोलने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस वाक्य में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त एक्शन किया जा रहा है, जारी है। सेकंड वाला बताओ, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, आर लगेगा। इसमें सिर्फ इज एम आर का ही यूज करना है, कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब इज एम आर, हैज। Are learning. हाँ, Students are learning.
स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग एन के बाद लग जाएगा ING। तो यहाँ स्टूडेंट प्लूरल है तो आर लगेगा, तो स्टूडेंट्स आर। तो ये कौन से में आएगा बताओ सौरभ? ये वाला यूज है, सेकंड वाला जो है ना, कि एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, मतलब बोलते टाइम तो नहीं हो रहा है बट कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है। जैसे प्रिंसिपल ने पूछा टीचर से कि आजकल बच्चे क्या सीख रहे हैं क्लास में, तो टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। आजकल बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं। ठीक है, बोलते टाइम थोड़ी बच्चे सीख रहे हैं कंप्यूटर, वो उसने बोला है एक जनरल वे में कि आजकल बच्चों को मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया कि जो बोलते टाइम तो नहीं हो रहा है बट हो रहा है, प्रेजेंट में है ये काम। नेक्स्ट बताओ, वी डैश अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। दिस मोमेंट मतलब इसी क्षण हम क्या कर रहे हैं, तो ये भी इसमें आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। मोमेंट मतलब होता है इसी क्षण, इसी पल, मोमेंट। We are watching. वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। इस क्षण, इस पल हम क्रिकेट वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वी यहाँ पे प्लूरल है तो आर आएगा, वी आर वॉचिंग। नेक्स्ट बताओ, आई डैश अ कोट। I'm hearing. आई एम वियरिंग अ कोट, आई के साथ हमेशा एम आएगा, तो आई एम वियरिंग अ कोट टुडे। अच्छा, ये वाला क्या है? दिस मोमेंट जो थर्ड वाला था हमारा, थर्ड वाला किसके अंदर आ जाएगा? कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय ये भी कंटिन्यू है कि इस मोमेंट हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, ये भी फर्स्ट में ही आ जाएगा, बोलते टाइम हो रहा है ये काम। आई एम वियरिंग अ कोट टुडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग, कि मैं आज कोट पहन रहा हूँ क्योंकि आज आज ज्यादा सूरज नहीं चमक रहा, तो मैं कोट पहन लेता हूँ, आज ज्यादा गर्मी नहीं है। तो ये भी कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय किया जा रहा है ये काम। ठीक है, ये भी बोल बोल रहा है और पहन भी रहा है। शी डैश एक्सरसाइजेज ऑन टेंसेज नाउ। She is doing. शी इज डूइंग, बहुत अच्छे, शी इज डूइंग एक्सरसाइजेज। तो एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये भी फर्स्ट वाला ही है। तो इसमें ज्यादातर मैंने बताया ना सौरभ, इसमें ज्यादातर हमें शुरू वाले ध्यान रखने हैं। एक ही ध्यान रख लो, चाहिए ये दो ध्यान रखने हैं बस, मेन तो सब में ये दो ही लग रहे हैं, देख लो। तो शी, बोला था तुमने क्या? शी डैश, She is. शी इज डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन टेंसेस नाउ। तो शी के साथ इज आएगा, शी क्या है? सिंगुलर है तो इज लगेगा। डूइंग, डू के साथ ING लग जाएगा। ठीक है, तो शी इज डूइंग एक्सरसाइजेस ऑन टेंसेस नाउ, तो वो अभी कर रही है, बोलते टाइम वो एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट बताओ, मिसेस माथुर। MRS तो हम लगाते हैं जो मैरिड जो लेडीज होती है उनके लिए। ठीक है, ये लेडीज के लिए। मिसेस माथुर मतलब ये लेडी है कोई। मिस्टर होता तो मतलब कोई आदमी होता है। MRS लग जाता है मतलब ये मैरिड लेडी है। ठीक है, शादीशुदा के सामने लगता है MRS, मतलब उसके नाम से पहले MRS डॉट। तो मिसेस माथुर डैश 50th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। वेडिंग एनिवर्सरी मतलब शादी की सालगिरह। जैसे उनकी शादी 2018 में हुई थी, 19 नवंबर को हुई थी सपोज, तो अगले 19 नवंबर को वो लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो मिसेस माथुर डैश, क्या आएगा इसमें बताओ? Celebrating. तो नेक्स्ट वीक सेलिब्रेट, ये फ्यूचर में आ जाएगा, इज सेलिब्रेटिंग। मिसेस माथुर इज सेलिब्रेटिंग डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नेक्स्ट नियर फ्यूचर। ये वाला है थर्ड वाला यूज, डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य का नियोजित कार्य। नियोजित मतलब डेफिनेटली, एनिवर्सरी तो डेफिनेटली मतलब एक तरह से आएगी ना, एनिवर्सरी तो टल नहीं सकती।
तो मिसेस माथुर इज सेलिब्रेटिंग हर 15th वेडिंग एनिवर्सरी। जैसे नवंबर में शादी हुई तो अगले नवंबर को एनिवर्सरी हो जाएगी उनकी, वेडिंग एनिवर्सरी। तो वो तो सकती नहीं है, तो डेफिनेट है, तो इसमें थर्ड वाला यूज है, ये वाला डेफिनेट प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर। तो अगर नजदीक भविष्य के अंदर कोई नियोजित कार्य है, डेफिनेट कोई प्लान्ड एक्शन है फ्यूचर में, तो उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, बस ये और है, फिर ये एक और एक्सरसाइज है, फिर दूसरा टेंस है। आज हम बस इतना ही करेंगे, एक्सरसाइज 4 तक करेंगे बस आज। एक है ये वाला, बताओ। दे डैश वेडिंग प्रिपरेशन टुडे मेक, क्या आएगा यहाँ पे? they are दे they are आर making मेकिंग, दे आर मेकिंग वेडिंग प्रेपरेशंस टुडे। वो वेडिंग की, शादी की मतलब तैयारियां कर रहे हैं, प्रेपरेशन करना मतलब तैयारी करना, तो वो शादी की प्रेपरेशंस कर रहे हैं आज। तो वो कर भी रहे हैं और ये बोल रहा है और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फर्स्ट वाला ये, ठीक है, पहले वाला ही आ जाएगा। एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय एक्शन जारी है, कार्य जारी है, तो दे आर मेकिंग वेडिंग प्रिपरेशन। ये बताओ, रवि डैश मनी टू बाय अ न्यू कार, नई कार खरीदने के लिए रवि पैसे सेव कर रहा है, क्या आएगा इसका बताओ? क्या आएगा सौरभ? Ravi is saving रवि इज सेविंग मनी, रवि क्योंकि सिंगल है, सिंगुलर है, इज लगेगा। रवि इज सेविंग मनी टू बाय अ न्यू कार। अब ये मतलब नई कार खरीद तो नहीं रहा ना वो बोलते समय, लेकिन वो खरीदेगा, मतलब वो पैसे किस लिए सेव कर रहा है कि नई कार खरीदेगा। तो ये भी उस सेकंड वाला जो था हमारा, जो हमारा सेकंड था, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, सेकंड वाला मतलब अभी खरीद नहीं रहा लेकिन वो खरीदेगा, पैसे इसलिए बोल रहा है। तो रवि सेविंग मनी टू बाय अ न्यू कार। तो ये जो मिक्स आएंगे ना तब दिक्कत आएगी, अभी तो बहुत ही। द प्राइजेस, इसलिए यूजेस का ध्यान रखना है, यूज अगर आते हैं ना तो फिर सब कर लोगे। द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज डैश डे बाय डे, इसेंशियल मतलब होते हैं आवश्यक, कॉमोडिटी मतलब rising प्राइस है। कॉमोडिटी हो जाती है जो भी अपना जो चीजें होती हैं, सामान होता है, उसके लिए यूज कर लेते हैं, माल सामान, ठीक है, इसको हम कमोडिटी बोलते हैं। कमोडिटी मीन्स अ प्रोडक्ट और मटेरियल दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। बॉट मतलब बाय की फॉर्म ही होती है, बाय बॉट बॉट, बाय मतलब खरीदना, तो ये बाय की फॉर्म है, बाय बॉट बॉट। ये सेल की फॉर्म है, सेल सोल्ड सोल्ड, ठीक है। सेल मतलब बेचना, सोल्ड सोल्ड इसका भी बेचना होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म है। ये बाय की फॉर्म है, बाय बॉट बॉट, तो ये फॉर्म्स भी ध्यान रखनी है। अब प्रोडक्ट और मटेरियल दैट कैन बी बॉट और सोल्ड मतलब माल या सामान जिसे खरीदा या बेचा जा सके, व्यापार की वस्तु, कमोडिटी। सॉल्ट वॉज वंस अ वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी, जो सॉल्ट था वो एक समय बहुत ही वैल्यूएबल कमोडिटी था, मतलब बहुत ही मतलब कीमती माल था, ये जो सॉल्ट था, जो नमक था, एक ऐसा टाइम था कि ये बहुत ही कीमती। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, जो इसेंशियल जो माल है, जो सामान है, उसकी प्राइजेस क्या आएगा इसमें बताओ? आर राइजिंग, द प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज आर राइजिंग डे बाय डे, यहाँ पे आर आएगा सौरभ, आर। कमोडिटीज यहाँ पे हमारा क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो आर राइजिंग, राइजिंग मतलब बढ़ना, तो डे बाय डे क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली मतलब प्रेजेंट में चल तो नहीं रहा, बट हाँ ये मतलब हो रहा है, बोलते टाइम तो नहीं हो रहा, बट जो सेकंड वाला हमने जो पढ़ा था, कार्य जो बोलते वक्त तो नहीं किंतु वर्तमान में जारी है, बोलते टाइम तो नहीं हो रहा है लेकिन ये जारी है, मतलब कंटिन्यू है।
इसका बताओ, टाउन्स डैश इनटू सिटीज दीज डेज। जो टाउन है वो सिटीज में चेंज होते जा रहे हैं आजकल। क्या आएगा बताओ सौरभ। सौरभ बताओ। Towns are changing into cities these days। टाउन्स आर आएगा क्योंकि टाउन्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो चेंजिंग के अंदर ये ई हट जाएगा, CHANGING। टाउन्स आर चेंजिंग इनटू सिटीज दीज डेज। तो ये भी सेकंड वाला है, बोलते टाइम नहीं हो रहा लेकिन वर्तमान में जा रही है। फोर्थ वाले बताओ सौरभ। एक्सरसाइज को, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स यूजिंग सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये मिक्स दे दिया, ये देखो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दोनों का यूज करके लिखना है। यहाँ पे मिक्सचर दे दिया इस बार। ये हो गया टेस्ट। अब ये बताओ इसमें क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वापस से रूल बता देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट के, प्रेजेंट सिंपल कह लो या सिंपल प्रेजेंट कह लो। प्रेजेंट सिंपल के क्या क्या रूल हैं, इसके अंदर हम डू और डज का यूज करते हैं। इसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, यूजेस जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। किस किस रूल, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। ये यूजेस को ध्यान में रखते हुए बताना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूअस के भी बता देती हूँ। कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कौन, ये वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है ये, नेचर डैश अस ईच एंड एवरीथिंग। एग्जाम में ऐसे आता है कॉमन, ये किस में आएगा। पहले तो ये बताओ कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। हाँ, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ये सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये फर्स्ट वाला। नेचर क्या आएगा, गिव्स। नेचर गिव्स। नेचर यहाँ पे सिंगुलर है तो गिव्स लगाएंगे, यहाँ एस लगाएंगे। नेचर गिव्स अस ईच एंड एवरीथिंग। नेचर हमें हर चीज देता है, तो ये क्या हमारा एक रेगुलर एक्शन कह सकते हैं हम इसको, कि नेचर हमको हर चीज देता है। रेगुलर एक्शन कह लो इसको चाहे। ठीक है, तो ये एक रेगुलर एक्शन है, तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस किसका है ये बताओ पहले तो, सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इट कैन डैश द मैन्स नीड्स नॉट हिज ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच, फुलफिल मतलब भर देना, कंप्लीट कर देना, मतलब इट प्रेजेंट कैन। सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छे। बताओ इसमें क्या आएगा, फुलफिल्स। इट कैन, कैन फुलफिल ही आएगा इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इट कैन फुलफिल, मॉडल कैन के बाद वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसमें कैन आ गया ना, तो कैन के बाद में जैसे मॉडल आ गया ना, यहाँ पे कैन, ये देखो नीचे ये लिखा हुआ, ये रहा फुलफिल। मॉडल कैन, ये क्या है, कैन एक तरह का मॉडल है। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल्स होते हैं। तो कैन के बाद इसने लिखा है कि मॉडल कैन के बाद बेयर इंफिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होता है। तो यहाँ पे फुलफिल्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ फुलफिल ही आएगा। ये लिखा ना फुलफिल। इट कैन फुलफिल द मैन्स नीड नॉट हिज ग्रीड। मतलब इट कैन फुलफिल द मैन्स नीड, मैन की जो नीड है, आवश्यकता है, उनको फुलफिल फुलफिल कर सकते हैं। उसकी ग्रीड, मैन के लालच को, जो उसका लालच है उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसको भर, उसको नहीं मतलब भर सकते। आगे ये बताओ, ट्रीज डैश रेन्स।
ये कौन सा सेंटेंस है, पहले तो ये बताओ। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है? ट्रीज डैश रेन। सिंपल प्रेजेंट का है ये सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? किसका है बताओ सौरभ। trees attract rain. ट्रीज अट्रैक्ट रेन, अट्रैक्ट का अट्रैक्ट ही आ जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। जो प्लूरल है क्योंकि क्या है ये एक trees साइंटिफिक। plural. हाँ, ट्रीज प्लूरल है तो अट्रैक्ट आएगा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जो पेड़ है वो बारिश को, मतलब जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पे बारिश होती है ना, तो जो पेड़ है वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जहां ज्यादा पेड़ होंगे वहां पे बारिश होगी। ठीक है, फोर्थ वाला तुम रीड करो, तुम बताओ। फर्टाइल लैंड, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ जमीन। ठीक है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जिसके अंदर हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ठीक है तो फर्टाइल लैंड डैश इनटू बैरन। बैरन, Simple present. ये किस कौन सा है ये? Simple present. फुल प्रेजेंट तो नहीं आएगा ये सौरभ। बैरन का मतलब होता है बंजर जमीन। बैरन लैंड, तो जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ जमीन है, वो बैरन लैंड में, बैरन मतलब बंजर जमीन में टर्न हो जाती है फॉर वांट ऑफ ट्रीज। सिंपल प्रेजेंट, हाँ बताओ क्या आएगा इसके अंदर? Fertile land turns. बर्न्स, ये एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है। जो फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ उपजाऊ जमीन है, टर्न्स, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो टर्न्स इनटू बैरन लैंड फॉर वांट ऑफ ट्रीज। तो जो फर्टाइल लैंड है वो बैरन लैंड में टर्न हो जाती है। अगला बताओ, फिफ्थ वाला। रेनी वाटर डैश अवे द अपर पार्ट ऑफ लैंड। जो रेन का पानी है वो अपर पार्ट को बहा के ले जाता है। तो ये किस में आएगा? ये यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट कह लो। ये सिंपल Present प्रेजेंट, simple. हाँ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसके अंदर भी रेनी वाटर वॉशेज आएगा यहाँ पे, WASHES लगेगा इसके आगे। ठीक है, इसके आगे हम लगाएंगे ES। तो रेनी वाटर वॉशेज अवे द अपर पार्ट ऑफ द लैंड। जो रेनी वाटर होता है, जो बारिश का जो पानी होता है, वो लैंड के ऊपर वाले पार्ट को, लैंड के जमीन के ऊपर वाले पार्ट को वॉश करके ले जाता है। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ कह लो या साइंटिफिक फैक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। बस ये दो और है, लास्ट ये बताओ। एवरी ईयर गवर्नमेंट डैश वन महोत्सव डे। Present simple. प्रेजेंट सिंपल है, बहुत अच्छे। क्या आएगा इसके अंदर? Celebrates. सेलिब्रेट्स, एस आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ एस लग जाएगा। हर साल गवर्नमेंट वन महोत्सव डे सेलिब्रेट करती है। वन महोत्सव डे, इस दिन पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, इस दिन पेड़ लगाते हैं, अपन स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो टीचर अपन से पेड़ लगवाते हैं इस दिन। ठीक है, सेवंथ। नाउ पीपल, Simple present. नाउ पीपल डैश वेरी कॉशियस अगेंस्ट द डेंजर दैट इज लाइकली टू ओवरटेक अस। आर गेटिंग, ये किसका आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। नाउ पीपल आर गेटिंग वेरी कॉशियस अगेंस्ट द डेंजर दैट इज लाइकली टू ओवरटेक अस। ये आ जाएगा अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाएगा। एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, मतलब बोलते टाइम तो नहीं, लेकिन ये वर्तमान में जारी है आज। नाउ पीपल, अभी लोग क्या करते हैं, बहुत ही कॉशियस हैं, बहुत ही सावधान हो रहे हैं अगेंस्ट द डेंजर दैट इज लाइकली टू ओवरटेक अस। जो डेंजर्स के अगेंस्ट बहुत ही सावधान हो रहे हैं लोग आजकल।
तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तीसरा टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे अपन कल। आज हमने दो पढ़ लिए, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, ठीक है। बाकी का कल करेंगे।